शुरुआत शिवदान जी आपसे करेंगे सर। देखिए, एक तरफ कह देना कि जो जनता चाहती है, सब चाहते हैं कि जनता चाहती है, सभी राजनेता चाहते हैं कि जो पाकिस्तान ने पीओके कब्जा रखा है वो भारत में वापस आए, लेकिन ये बहुत बड़ा बयान है जो अभी स्थिति जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में बनी हुई है, रक्षा मंत्री का बयान जो है वो सामने आया। देखिए, जो जैसा कि राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि मोदी साहब जो बोलेंगे वो होके रहेगा, उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। पाकिस्तान पर आर्थिक फ्रंट पे हमने ऑलरेडी हमला कर दिया है और हमारा इस आर्थिक फ्रंट पे हमले का दूसरा जो पहलू ये है कि वहां के समाज में पाकिस्तान की जो आर्मी है, सेना है, उसके प्रति जो विद्रोह की भावना जागृत हो चुकी है। पूरी पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना के साथ अब उस तरह से नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, जो कि पाकिस्तान की जनता ब्लाइंडली पाकिस्तान की सेना का सपोर्ट किया करती थी। अब ऐसा नहीं है, वहां पर भी विद्रोह की आवाजें उठने लगी हैं। तो हमारा दो फ्रंट पे ऑलरेडी वहां पर अटैक हो चुका है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान से त्राई कर रहा है। इसी कारण उसने असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया है, जिससे वो पाकिस्तान की जनता को अपने उसमें लेना चाहते हैं, विश्वास में। मगर इस वक्त पाकिस्तान को हमने इस स्थिति में ला दिया है कि बिल्कुल टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। उधर बलूचिस्तान में भी एक्शन तेज कर दिया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, और अब पाकिस्तान की सेना दो फ्रंटों पर बढ़ चुकी है, बलूचिस्तान के अंदर और इधर भारत के साथ में। अब भारत अभी एप्रोप्रिएट टाइम की तलाश में है, जब भारत पाकिस्तान के पीओके पर हमला करेगा और पीओके को भारत में मिला के रहेगा। ये इस वक्त सुनहरा मौका मिला है भारत को और भारत इस मौके को चूकेगा नहीं। मगर आजकल युद्ध का तरीका बदल गया है। आजकल आमने सामने युद्ध की जगह आजकल पूरा का पूरा युद्ध मिसाइलों पर, ड्रोनों पर और रॉकेटों पर होता है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। हमने रूस से लेटेस्ट मिसाइलें इंपोर्ट कर ली हैं और सिस्टम भी इंपोर्ट कर लिए हैं और हमने उनको फ्रंट एरिया में ही डिप्लॉय किया है। इससे भारत पूरी तरह रेडी है, मगर पाकिस्तान किसी तरह भी रेडी नहीं है। केवल 4 रन का अम्यूनिशन बचा है पाकिस्तान में। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट के लिए कोई पेट्रोल डीजल नहीं है। इसलिए पाकिस्तान त्राई कर रहा है, अपने उसको असेंबली को सेशन में बुला रहा है, पूरे विश्व के देशों पर दबाव डाल रहा है कि भारत पर दबाव डालें कि वो युद्ध ना करे। इसलिए हमारा एक पर्पज अचीव हो चुका है कि पाकिस्तान को इस स्थिति में लाने का, और ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुका है। कर्नल जेके सिंह जी, क्या आप सर की बात से सहमत है? राइट टाइम, क्योंकि मुझे याद है गृहमंत्री अमित शाह ने बड़े कड़े शब्दों में ये बात कही थी कि देखिए पीओके हमारा है और हम वापस लेकर रहेंगे। संसद में उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान सामने आया पीओके को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बहुत बारी बयान जो है वो दे चुके हैं कि पीओके हमारा है और उसे हम वापस लेकर रहेंगे। और इस समय देश जैसा हमला चाहती है वैसा हमला होगा, देश जो चाहती है वैसा होगा। मैं सबसे पहले कर्नल शिवदान सिंह साहब से पूरी तरह से एग्री करता हूं, और मैं अपना वक्तव्य बोलने से पहले 2 लाइन बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, हुक्का में धुआं नहीं, चूल्हे में गैस नहीं, हल में बैल नहीं, तबेले में भैंस नहीं, बंदूक में गोली नहीं, बम में बारूद नहीं, बैंक में पैसे नहीं, गाड़ी में तेल नहीं, अवाम में प्यार नहीं, देश में हथियार नहीं, अभी तो हिंदुस्तानी सेना सरहद पर बोला नहीं और 96 घंटे से ज्यादा पाकिस्तान के पास गोला नहीं। तो फिर पूरी ताकत लगा लें। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जहां तक पीओके का सवाल है, कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर में 1947-48 में जो चीजें हुई थी, उस समय महाराजा हरि सिंह ने विलय का प्रस्ताव हिंदुस्तान के साथ दिया था। वो तो पाक कबायली ने आक्रमण किया और उस समय ये निर्णय लिया गया था कि तब तक के लिए वो उनके पास में है। पर कानूनी तौर पर महाराजा हरि सिंह हमारे साथ मिले थे, उन्होंने भारत के साथ जाने का निर्णय लिया था। तो कायदे से कानूनी तौर पर, वैधानिक तौर पर कश्मीर भारत का हिस्सा है और हिस्सा भारत का ही रहना चाहिए। दूसरी बात, 1994 में संसद यह पारित कर चुका है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए वह भारत का हिस्सा मानते हुए ही आने वाले समय में हम कोई भी रणनीतिक कार्रवाई करें। तीसरी बात जो अभी के संदर्भ में है, पीओके पाक चीन आर्थिक गलियारे का मार्ग है
और चीन बहुत निवेश कर चुका है, बहुत डॉलर वहां खर्च कर चुका है। ऐसे में जरूरी हो जाता है उसको चेक करना। और अगर आप यह ले लेंगे तो चीन की जो हिमाकत है आगे बढ़ने की, वह काफी हद तक वहीं की वहीं रुक जाएगी। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जनता चाहती है, जनता अगर चाहती है तो सरकार आगे बढ़ेगी। वर्तमान हालात में पाकिस्तान का शेयर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटता जा रहा है और हिंदुस्तान का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज दुनिया के कई वैश्विक देश भारत की ओर देख रहे हैं, भारत से ही साझा करते हैं, भारत से ही बातचीत करते हैं, भारत के ही निर्णय को महत्व देते हैं। तो ऐसे में जब भारत हमेशा से पूरे देश के लिए रक्षक के रूप में उभरा है, जो जैसे कोविड के समय आपने देखा, यमन के समय देखा, या आप कहीं भी कोई आपदा होती है वहां पे आपने देखा, तो जन भावनाएं और सैन्य शक्ति दोनों साथ चलती हैं। आज अगर जनता कह रही है कि बहुत हो गया, उरी और पुलवामा के भारत ने दिखाया है कि हम सिर्फ सहने वाले नहीं हैं, जवाब देना भी जानते हैं। भारतीय सेना सामर्थ्यवान है और जिस देश की टैंक बिना ईंधन, बंदूक बिना गोली, बैंक बिना पैसे, थाली बिना दाना और गिलास बिना पानी शिवदान हो, जी देखिए, अब सवाल तो ये हो जाता है कि एक तरफ जनता क्या चाहती है, जनता का टेम्पो क्या है। जनता तो बहुत कुछ चाहती है सर, लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकाला जाएगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि मीटिंग्स जो है वो हो रही है, सीसीएस की मीटिंग हो रही है, सेना के प्रमुख के साथ मीटिंग हो रही है, सीडीएस के साथ मीटिंग हो रही है, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मीटिंग हो रही है, लेकिन बीच का रास्ता कि अभी राइट टाइम जो है वो क्या है और कौन सा एक्शन लेने की अभी आवश्यकता है। शिवदान जी देखिए, मैं जवाब दूं? जी सर। देखिए, ऐसा है कि हमारा उद्देश्य ये होता है कि दुश्मन को किसी तरह से भी उसको झुकाना और उसको घुटनों पर लाना, जिसको कि हमने ऑलरेडी अपना शक्ति प्रदर्शन करके, आर्थिक प्रहार करके, उसके ऊपर सामाजिक प्रहार करके उसको ऑलमोस्ट हमने उसका ये हालत कर दी है कि वहां की जनता ऑलरेडी अपने को हताश महसूस करने लगी है और वहां की जनता में एक इनसिक्योरिटी की भावना फैल गई है कि हमारा क्या होगा यदि भारत का युद्ध हो जाता है। यदि जो पर्पज हमारा युद्ध से सॉल्व हो रहा था पहले, अब वो केवल हमारे शक्ति प्रदर्शन से, हमारे दूसरे एक्शन लेने से पूरा हो चुका है। और ऐसे टाइम पर जब ये बिल्कुल टूट चुके हैं और इस वक्त वहां की सेना बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर चुकी है, ऐसे टाइम पर हम यही इंतजार कर रहे हैं कि इससे और भी इसकी स्थिति खराब हो और सेना के प्रति वहां पर पाकिस्तान में विद्रोह खड़ा हो जाए। तो यदि वो हो जाता है तो हमारा एप्रोप्रिएट टाइम हो गया, और यदि नहीं होता है तो हम सैनिक कार्रवाई भी करेंगे। इसलिए ये केवल यही एप्रोप्रिएट टाइम का इंतजार किया जा रहा है कि वहां की जनता क्या सर ये एप्रोप्रिएट टाइम इसलिए भी है क्योंकि देखिए पाकिस्तान की अगर अभी हम अंदरूनी स्थिति की अगर हम बात करें, कल भी हम जब डिबेट कर रहे थे तो हम ये जिक्र कर रहे थे कि एक तरफ आपको बलूचिस्तान से चुनौती मिल रही है, बलूच जो है वो कह रहे हैं कि भाई चीन को और पाकिस्तान को कि यहाँ से जाइए। अब आज भी सर एक खबर जो है वो निकल कर सामने आई थी कि बलूचिस्तान में जितने भी नेता हैं वो एकजुट हो रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी और पाक के जो हुक्मरान हैं उनके अगेंस्ट जाने की तैयारी में है। एक बात होगी है बलूचिस्तान की, फिर बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। वहां पर भी हम देख रहे हैं कि टीटीपी से इनको चुनौती मिल रही है, वहां के लोग भी परेशान हैं, सिंध प्रांत में भी लोग परेशान हैं, पीओजेके में तो लोग कह ही रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि हमें भारत में जाना है जी, ये वहां की अवाम कह रही है, वहां के लोग कह रहे हैं, तो उनके पास बचा क्या? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पर्पज हमने बांग्लादेश में पूर्वी पाकिस्तान में अचीव किया था अपनी सेना को वहां पर भेज करके, यदि वही पर्पज हमारा अचीव हो जाता है बगैर सैनिक कार्रवाई किए, बलूचिस्तान अलग हो जाता है, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाता है, और यदि ये दोनों अलग हुए तो सिंध प्रांत भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि सिंध प्रांत के साथ भी वहां की जो पंजाबी जनता है वो उस सौतेला व्यवहार कर रही है, उनको भी बराबर का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। तो जो पर्पज हमारे एक सैनिक कार्रवाई के साथ पूरे हो सकते थे, वो पर्पज यदि बगैर सैनिक कार्रवाई के पूरे होने वाले जा रहे हैं और उस स्टेज पर पाकिस्तान पहुंचने वाला है। खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी पाकिस्तान ने खुद मारी है, और कोई ऐसी पाकिस्तान के अंदर अवाम का कोई शख्स नहीं होगा जो इस वक्त भारत की तरक्की देकर ऐसे कह रहा हो कि जी हमें हम भारत में होते, हम पार्टीशन में क्यों यहाँ पर आ गए।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछले 75 सालों में भारत की जो तरक्की हुई है, जो उन्नति हुई है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में जिस तरीके से तरक्की हुई है, उससे पीओके के लोग जो हैं वो तो अपने आप में इस चीज़ को रिग्रेट कर ही रहे हैं कि हम क्यों पाकिस्तान के साथ आकर मिल गए, बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो रिग्रेट कर रहा है कि आखिरकार विभाजन में ये पाकिस्तान अलग देश क्यों बना। अगर हम भारत के साथ होते तो आज हम भी उस मुकाम पर होते। जहाँ तक बात करें बीएलए की, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो लगातार जो सीपेक प्रोजेक्ट के तहत चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस सामने आया है, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है इस प्रोजेक्ट का विरोध करती हुई नजर आ रही है। और कल रात भी उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के जो ट्रक थे उनमें आग लगा दी। 4 पंजाबी मजदूर जो वहां पर उस सीपेक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे थे उनको अगवा कर लिया। इससे पहले भी हमने देखा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से खुलेआम जो है कैमरे पर आकर ये धमकी दी गई थी चाइना और पाकिस्तान को कि बलूचिस्तान के इस इलाके से आप दूर हो जाओ, वरना इसके गंभीर नतीजे जो है वो आपको भुगतने पड़ेंगे। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा हुआ है, पाकिस्तान की सेना के जवानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लगातार पाकिस्तान की आर्मी जो है वो शिकार हो रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की। वहीं दूसरी तरफ देखें तो नॉर्थ वजीरिस्तान का जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर टीटीपी के लड़ाके जो हैं उन्होंने नाक में दम कर रखा हुआ है। सिंध प्रांत के लोग जो हैं वो अब आवाज़ उठाना शुरू हो गए कि हमें भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं रहना है। पीओके की जनता तो पहले ही पाकिस्तान की जो वहाँ पर सरकार है या पाकिस्तान की जो आर्मी है उससे कहीं ना कहीं खौफ खाए हुए हैं, उनसे जो है वो कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी जो है वो चाहते हैं। तो लगातार पाकिस्तान चारों खाने इस समय जो चारों कोने से जो है वो घिरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रमन, अभी लगातार हम विद्रोह जो है वो देख रहे थे कि बीएलए बलूचिस्तान में बलूच, लेकिन आज आपने खबर जो है उस पर जानकारी दी थी कि बलूचिस्तान में जो बलूच नेता है वो भी एकजुट हो रहे हैं और पाक आर्मी और पाकिस्तान में जो ये पंजाबी नेता बने बैठे हैं, देश को चला रहे हैं, उनके भी अगेंस्ट जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर पाकिस्तान की हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें पंजाब प्रांत का ही सबसे ज़्यादा दखल जो है वो रहता है। पंजाब के नेता हों, पंजाब के चाहे वो सेना के ऑफिसर्स हों, उन्हीं का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहता है। ऐसे में चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या सिंध प्रांत हो, सभी के नेता जो हैं वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और बलूचिस्तान खासतौर पर जिस तरीके से अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है, एक नहीं अनेकों ऐसे वो नेता हैं जो इस समय एक साथ एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो विद्रोह करने के लिए पूरी पुरजोर तरीके से तैयार है। और उनको लगता है कि जिस तरीके से भारत ने इस समय पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड कर रखा हुआ है, न केवल अपनी तरफ से, भारत की तरफ से, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पाकिस्तान के ऊपर है, तो ये सबसे अच्छा मौका होगा कि जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे से पूरी तरीके से मुक्त कराया जा सकता है। और अगर ये मुक्त हो जाता है तो आप ये समझिए न केवल पाकिस्तान को बल्कि चाइना को भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि चाइना जो है वो इसी रास्ते से होते हुए जो उनका सीपेक का प्रोजेक्ट जा रहा है गवादर जो पोर्ट है उस तक, और उसके माध्यम से वो गल्फ कंट्रीज को अपना माल और सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं देना चाहता है। तो वो एक बहुत बड़ा झटका जो है वो पाकिस्तान को और चाइना को लगेगा। इसीलिए लगातार ये देखा जा रहा है कि अंदर खेमे से कहीं ना कहीं चाइना जो है वो अपने सीपेक प्रोजेक्ट को बचाने के लिए लगातार पाकिस्तान को हर तरह की एड जो है वो देने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सैन्य मदद हो, चाहे वो हथियारों की खेप पहुंचानी हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास जितने जेट फाइटर हैं वो सब जो हैं वो चाइनीज़ हैं। सिर्फ और सिर्फ F-16 को अगर छोड़ दें तो चाहे JF-17 है, थंडर जो है वो भी चाइनीज एयरक्राफ्ट है, JC-10 जो है उनका एयरक्राफ्ट है वो भी चाइनीज एयरक्राफ्ट है। तो चाइना की तरफ से उनको पूरी मदद दी जा रही है। लेकिन इसी चीज़ का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लोगों में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तो हम पर कब्जा किए ही हुआ था, अब ऊपर से उसने चीन और आ गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रमन, आपने विस्तार से खबर पर जानकारी दी और बहुत शुक्रिया विस्तार से खबर पर जानकारी देने के लिए। देखिए जेके सिंह जी, हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं पीओजेके का, क्यों सिर्फ पीओजेके का जिक्र कर रहे हैं, गिलगिट का भी जिक्र करेंगे। 1980 को हम भूल नहीं सकते, वो भी तो धोखे से पाकिस्तान ने अपने ऐंठ लिया। हम सिर्फ पीओजेके का क्यों बात कर रहे हैं? पीओजेके के अलावा बाकी हिस्सों की भी बात की जा सकती है, लेकिन अगर आप देखें तो पीओके तो हमारा कानूनी तौर पर हमारा पहले से भी हमारा अंग था। और पीओके की जो हालात है वो बाकी जगहों से काफी खराब हालत है। नहीं सर, मैं स्पेसिफिकली सिर्फ गिलगिट की बात कर रही हूँ सिर्फ। जी, अगर गिलगिट की बात आप करें तो गिलगिट में भी हालात खराब हैं और बलूचिस्तान में भी हालात खराब हैं। हालात किसी भी जगह पे अच्छे नहीं हैं और वहां पे अनरेस्ट भी है, सिविल अनरेस्ट भी है और अवाम पूरी तरह से उबल रही है।
विद्रोह की ज्वाला सरकार के खिलाफ और खासकर फौज के खिलाफ काफी ज्यादा है। और जो सीमावर्ती इलाके हैं, जहां हमारी खबर है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जो पोस्ट हैं, जो कि बॉर्डर के नजदीक के पोस्ट हैं, वहां पर लोकल सपोर्ट अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि बार बार यहाँ पर सेना आती है और हमें खुद ही राशन अपने पास देने के लिए ही है, नहीं है, तो मैं राशन सेना की चौकियों पर कैसे पहुंचाऊं। और अगर उन्होंने देखा होता कि वो किसी अच्छे कारण के लिए लड़ रहे हैं तो वो उनका साथ देते। अब वो जान रहे हैं कि निहत्थे बेकसूर लोगों को मारने के बाद अब वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, और वो ये भी जानते हैं कि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, हमें पूरा ध्यान अपने आप को मजबूत करने के लिए करना चाहिए। ऐसे में एक के बाद एक लड़ाई के लिए आक्रामक रुख तैयार करना, इसमें पूरी इकोनॉमी को उसमें झोंक देना, यह एक आम पाकिस्तानी अवाम भी होशियार कर्नल हो जेके चुकी है। सिंह जी, बहुत बार यहाँ पर पाकिस्तान के बहुत से पत्रकार बैठते हैं, कभी नेता भी बैठ जाते हैं, उनका एक बयान होता है। और हाल फिलहाल में भी अगर अब मैं बिलावल भुट्टो की बात करूं, यहाँ के इनके जो रक्षा मंत्री है उनके बयान की बात करूं, वो कोट करके बात कहते हैं कि जी हमने आतंक को पाला कुछ दशकों से, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। अरे जब आपको पता है कि आतंक पालने से आपके देश को ही नुकसान हो रहा है, वहां की आवाम को तो मस्जिद जाते वक्त भी डर लगता है कि कहीं मस्जिद में ही ब्लास्ट ना हो जाए। मतलब इस तरह की सुरक्षा आपके देश में है। क्या सर हम ये मान लें कि इस वक्त पाकिस्तान में पाक आर्मी का भी कंट्रोल खत्म हो गया है और पाक में जितने भी नेता हैं उनका कंट्रोल भी खत्म हो गया? देश कौन चला रहे हैं? आतंकी। आज आप अगर देखें तो कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी पाकिस्तान में। सबसे पहले सेना के अंदर फूट, ओपनली कैप्टन मेजर रैंक के जो कटिंग एज पे रहते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं ऑपरेशंस, उन्होंने अपने चीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, जो चिट्ठी लीक हो गई, और उसमें लिखा है, एक सेट ऑफ जनरल्स का नाम दिया है कि ये लोग चलाएं और आसिम मुनीर जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा दें। नंबर 1। नंबर 2, पहली बार पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अवाम बोल रही है और खुलेआम बोल रही है। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, कई बार अब अवाम बोल रही है। एक समय था जब पाकिस्तान अवाम के खिलाफ बोलना क्या, दिमाग में सोचना भी फांसी के तख्ते की ओर ले जाता। और वहां पे मैं आपको ये भी बताऊंगा, कल एक न्यूज आई थी कि भला हो, पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि भला हो पाकिस्तानी फौजी अब अपने ओरिजिनल ड्यूटी पे लग गए हैं, नहीं तो यहाँ पर जो मिसिंग व्यक्तियों की तादाद थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। यानी वो जान रहे थे कि पाकिस्तानी फौज अपने काम को छोड़कर ज्यादातर जो भी उनके खिलाफ बोल रहा है उसको खत्म कर रहे हैं, और जो ओरिजिनल ड्यूटी है उसको छोड़ करके वो प्रॉपर्टी डीलिंग और बाकी बिजनेस एवेन्यूज में लगे हुए हैं। तो ये कई चीजें हुई हैं जो बहुत पहले कभी हुई नहीं है। कभी आपने अवाम से फौज के खिलाफ नहीं सुना, अवाम से आपने सरकार के खिलाफ सुना होगा, पर वहां पर सबसे ज्यादा आधिपत्य फौज का है। और जो आपने मूल सवाल पूछा है कि पीओके के लिए कौन सा उपयुक्त समय होगा इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, तो मैं यहां पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2 लाइन कहना चाहता हूं कि पीओके को लाने का, अपने से मिलाने का यही समय है, सही समय है। और इसलिए उनकी एक बहुत बेहतरीन कविता है, यही समय है, सही समय है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीएल अभी आपने दिखाया कि बीएलए के निशाने पर ट्रकों में लगाई आग, सीपेक की गाड़ी में आग लगाई। तो ये सब चीजें देखिए तो एक तरफ पाक चीन के मंसूबों में आग लग रही है, दूसरी तरफ विद्रोही जो नेता हैं, विद्रोही दल के जो बीएलए के हैं, पख्तूनवा के हैं, वो सब एक साथ मिल रहे हैं। तो जो अपोजिट फोर्सेस हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं चाहे हिंदुस्तानी फौज आगे बढ़े न बढ़े, मैं आपको ये बता देता हूं कि अगले 96 घंटों में डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर की ताकतों के द्वारा ही एक आक्रामक प्रहार होगा वहां की संस्था पर। शिवदान जी, आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि देखिए अब तक तो भारत तो अपनी सिक्योरिटी के मद्देनजर जो भी फैसले जो है वो ले रहा है, लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करें तो हम तो वहां विद्रोह की कोई लहर तो नहीं लेकर आ रहे। वहां के लोग सीधी सी बात है कि भूखे हैं, काम करने के लिए कुछ है नहीं, पैसा है नहीं, तो वो परेशान है भाई। और पैसा होगा भी कैसा?
आप कहीं किसी कंट्री के पास जाते हैं या फिर आप आईएमएफ के पास जाते हैं, आप कर्जा लेते हैं और वो कर्जा जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में तो जाता नहीं है, वो तो आतंकियों के पास जाता है, आतंकवाद को पालने के लिए जाता है, तो उसमें रिटर्न्स क्या ही आएंगे। तो अवाम जो है वो भाई परेशान है, वो कह रही है कि भाई कौन से फूटे कर्म थे कि हम इस देश के साथ जो है वो जुड़े हैं, यहाँ पर हम है, पार्टीशन में भारत में क्यों नहीं गए। हम लगातार देखते हैं कि वहां के लोग ऐसी बात कहते हैं। देखिए, जब से मीडिया का विकास हुआ है तब से पूरे वर्ल्ड की पिक्चर, हर दुनिया के हर नागरिक के पास दुनिया की पिक्चर पहुंच रही है। और इस मीडिया के प्रचार ने ही पाकिस्तान की जनता को यह बताया है कि जब पूरा विश्व आर्थिक तरक्की कर रहा था, अपने आप को खुशहाल बना रहा था, उस वक्त पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देकर के आतंकवाद तैयार कर रहा था। और आतंकवादी गतिविधियों से देश का विकास नहीं होता है, देश का विनाश होता है। जिस नौजवानों को वहां के प्रगति में सहयोग देना चाहिए था, वहां के कारखानों में काम करना चाहिए था, देश की उन्नति में सहयोग करना चाहिए था, वो नौजवान आतंकवाद में घुसे हुए थे और अफगानिस्तान में या जम्मू कश्मीर में या और जगहों पर आतंकवाद फैला रहे थे। इस प्रकार से जो आज पाकिस्तान का दिवाला निकला है, उसमें केवल वहां की सेना का हाथ है, जो उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों को आर्थिक क्षेत्र में लगाने के बजाय आतंकवाद में लगाया। इस प्रकार से चाहे देर हुई है, मगर पाकिस्तान जनता को उनकी असली उसकी जो परेशानियों का कारण पता लग गया है। इसी कारण से, और जो सेना में विद्रोह हुआ है उसका भी मुख्य कारण यह है कि वहां के सेना के जो नीचे के अधिकारी हैं और वहां के जो जवान हैं सेना में जो हैं, उनको भी ये महसूस हो गया है कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो किसी राष्ट्र के हित में काम नहीं कर रहे हैं, केवल अपना हित साध रहे हैं। वहां के जो सीनियर अफसर हैं वो बड़े बड़े जमींदार जागीरदारों की तरह रहते हैं और उस तरह से रहते हैं जैसे राजा महाराजा रह रहे हो। तो सर मैं यहाँ पर थोड़ा चीन पे भी चाहूंगी, आप थोड़ा डिस्कस करिएगा। जब सीपेक प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान में आ रहा था तो वहाँ के जो नेता थे और आर्मी ने एक ऐसी पिक्चर पेश करने की कोशिश की थी कि देखिए चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सीपेक प्रोजेक्ट आएगा और हमारे देश में अरे वाह, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट होगी, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगी। क्या सर ये कहना गलत नहीं होगा कि सीपेक प्रोजेक्ट आने के बाद पाकिस्तान और खोखला हो गया? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि आपको याद होगा भारत ने शुरू में ही सीपेक के लिए मना कर दिया था और चाइना पहले भारत को भी इसमें डालना चाहता था, मगर ये चीन की बहुत बड़ी एक सोची समझी साजिश थी। पहले वो क्या करता था, क्षेत्र का विकास करता था, अपने चारों तरफ 16 देशों की जमीन चीन ने कब्जा रखी है। इस वक्त वो अपना इकोनॉमी के तरीके से दुनिया के देशों पर कब्जा करना चाहता है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा श्रीलंका की इकोनॉमी पे उसने कब्जा कर लिया था और से बहुत से अफ्रीकी देशों की इकोनॉमी पे कब्जा किया हुआ है। इसी प्रकार सीपेक के द्वारा वो जिन देशों से सीपेक गुजरेगा वहां के देशों पर उसकी इकोनॉमी पर कब्जा करेगा चाइना। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अच्छी जमीनें हैं वो सब चाइना के कब्जे में जा चुकी हैं। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, जो प्राकृतिक जो संसाधन हैं उन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इस प्रकार से चीन जो है पाकिस्तान पर ऑलमोस्ट कब्जा कर चुका है, उसकी आर्थिक उसके ऊपर। तो इसलिए पाकिस्तान की जनता में जो अब ज्यादा विद्रोह हुआ है, वहां की सेना में जो अब ज्यादा विद्रोह हुआ है और बलूचिस्तान अच्छा सर, अगर हम सीपेक का जिक्र कर रहे हैं और चाइना की डेड डिप्लोमेसी का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, आप यहाँ पर श्रीलंका का जिक्र कर रहे थे, मालदीव्स का अगर हम जिक्र करें, नेपाल का अगर हम जिक्र करें, पाकिस्तान का अगर हम जिक्र करें, जिस भी डिप्लोमेसी के अंदर चीन के कोई भी फंसा है तो उस देश का मतलब दिवालियापन 1-1.5 साल के अंदर हो गया दिवालिया देश। लेकिन सर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, ये उन सभी कंट्रीज़ की जो बॉर्डर्स हैं, जैसे अगर हम पाकिस्तान का एग्जांपल ले तो यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, गिलगिट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पोर्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, वहाँ पर लीज पर जगह लेना, यानी जो बॉर्डर एरिया है या पोर्ट्स है वहाँ पर ये सीपेक प्रोजेक्ट के जरिए जो है कब्जा करते हैं। क्योंकि वो इसलिए करता है जिससे कि आराम से उस क्षेत्र पर कब्जा किया जा सके और उसके वहां से निकलने का आसान रास्ता भी हो। अभी जैसे मान लो बलूचिस्तान पर उसने कब्जा किया है तो बलूचिस्तान के साथ में वो आराम से बाहर भी निकल सकता है बलूचिस्तान से, पाकिस्तान के अंदर जाए बगैर। तो इसलिए, और श्रीलंका में भी पोर्ट पर कब्जा किया हुआ था, पोर्ट में भी वो आराम से पोर्ट से ही बाहर जा सकता है। इसलिए वो ऐसे क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है जिन पर आराम से कब्जा करने के बाद वहां पर स्वतंत्र रूप से उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सके
जिससे कि उसको वहां की जो लोकल सरकार है वो उसमें इंटरफेयर ना कर सके, और इस धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा करके वो लोकल सरकार को भी आंखें दिखा सके। इसलिए चीन ने ज्यादातर ऐसे ही क्षेत्र चुने हैं जो कि बॉर्डर एरियाज हों, या जिनसे वहां से आराम से एक इंडिपेंडेंट तरीके से उसके हरकत की जा सके। तो चीन इस मामले में बहुत बहुत चालाक है, और चीन ने अपनी जो क्षेत्रीय जो उसकी जो बढ़ावे की जो चालाक नीति होना थी, तो सही है, लेकिन इंटेंशंस जो है, नियत जो है, वो अगर किसी देश की सही ना हो तो मुझे लगता है कि फिर उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। लेकिन इस बिल्कुल। बीच कर्नल जेके सिंह जी, देखिए चीन पर तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रस्टवर्दी कंट्री नहीं है। कल एस जयशंकर का, विदेश मंत्री का, एक बयान सामने आया और बहुत स्मार्टली उन्होंने, क्योंकि देखिए पहले डिप्लोमेट रहे हैं और उनको पता है क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किस तरीके से बोलना है, उन्होंने तंज कसा और कहा कि हमें भारत को पार्टनर्स चाहिए हैं, प्रीचर्स नहीं चाहिए हैं। एक बहुत ही बड़ा बयान जो है वो एस जयशंकर के सामने मतलब आया है। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि भारत को इस वक्त पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर्स नहीं चाहिए, कि भैया आपने ट्विटर खोला, फेसबुक खोला या कोई भी सोशल मीडिया साइट खोली और जी ट्वीट कर दिया, हम तो भारत के साथ हैं? ये दरअसल एक बहुत ही स्मार्ट स्टेटमेंट है, और ऐसे समय में जब भारत आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में जब तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और भारत अगला कदम उठाने की तैयारी कर रहा है, ऐसे समय में ये जानना जरूरी है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे से अलग है। अगर आप देखें तो इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट उन लोगों के लिए दिया है जो बाहर से सिर्फ प्रीच कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो फिजिकल पार्टिसिपेशन करने वाला चाहिए, हमारा हाथ हाथ में लेकर, और हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पर हमारा प्रिंसिपली, सैद्धांतिक तौर पर हमारे साथ चलने वाला चाहिए। और जहां तक चीन की बात है, चीन की बात है या बाकी कुछ एक और देशों की बात है, वो कई तरह की मध्यस्थता या फिर बाहर से जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमें अब किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। वी डोंट वांट प्रीचिंग, हमें और किसी की कोई और हमें पाठ पढ़ाए उसकी जरूरत नहीं है। हम खुद ही सक्षम हैं। हमें अगर चाहिए तो पार्टनर चाहिए, हमें अगर चाहिए तो हमारे साथ इस लड़ाई में कौन है, सैद्धांतिक तौर पर कौन है। अगर मैं मौजूदा स्थिति में अगर बात करूं, क्योंकि देखिए कहने को तो 130 कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, देशों की बात करूं, उन्होंने सपोर्ट तो दे दिया भारत को, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप आलोचना कर रहे हैं एक आतंकी हमले की, लेकिन अभी प्रीचर्स कौन है और पार्टनर्स कौन है? अभी अगर आप देखें कि ऐसे समय में हमें बहुत क्लोजली देखना होगा कि कौन कौन है जो अभी चाहे आर्थिक रूप से मदद करे या रणनीतिक रूप से हमारे दुश्मन की मदद करे। कोई फ्लीट, चाहे नेवी का फ्लीट हो, चाहे वो कोई वेपन्स का कंसाइनमेंट हो या कोई एयरफोर्स का फ्लीट हो, अगर ट्रांसफर करने की बात आती है, कोई अर्जेंट डिमांड सप्लाई करने की बात आती है, तो सबसे पहली नजर उस पे जानी चाहिए। दूसरी बात है कि अगर फिजिकल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, आप ट्रांसफर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर अगर आपके, जैसे हमने देखा कि तुर्की के डेलीगेट्स बिल्कुल बिना समय गवाए आए और आकर के पाकिस्तान के लोगों से मिले और पाकिस्तान की नेतृत्व से मिले, कहीं ना कहीं ये एक अलग मैसेज देता है, ये साथ रहने का मैसेज देता है। और ऐसे में अगर लास्ट मोमेंट पे कहीं पर ट्रांसफर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट होता है तो ये पूरी तरह से सारी दुनिया को पता लग जाता है और भारत को यह पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि ये हमारे साथ नहीं है। क्योंकि अगर कठिनाई के समय में, ऐसे दुर्गम समय में, ऐसे समय में अगर वो हमारे दुश्मन को मजबूत कर रहा है तो जाहिर है वो हमारा सपोर्टर नहीं है। आपने सर एकदम सही समय पर तुर्की का जिक्र किया। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो इससे जुड़ी सामने आ रही है। पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर बता दें कि तुर्की का नेवी शिप पहुंचा। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच तुर्की वॉरशिप पहुंचा है। विदेश मामलों के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि सामान्य यात्रा पाकिस्तान ने तुर्की शिप को बताया है, लेकिन सद्भावना यात्रा तनाव के बीच तुर्की नेवी
शिप के पहुंचने पर सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, बताया ऐसा जा रहा है, जानकारी जो है वो मिल रही है कि ये जो शिप है ये सामान्य यात्रा जो है वो है, लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं स्थिति बनी हुई है, और इस बीच वही तुर्की जिन्हें हमने जब भूकंप आया था, आपको याद होगा, राहत सामग्री जो है वो भेजी थी, आज वो पाकिस्तान में देखिए अपना शिप जो है वो पहुंचा रहा है, जिसकी तस्वीर भी आप देखेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और बता दें कि नेवी शिप जो है पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर पहुंचा है। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच तुर्की का वॉरशिप ये है, और इस बीच आपको बता दें कि विदेश मामलों के एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि सामान्य यात्रा के लिए पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान ने तुर्की शिप को ये सिर्फ सामान्य यात्रा के लिए बताया है, लेकिन सद्भावना यात्रा तनाव के बीच तुर्की नेवी शिप के पहुंचने पर सवाल भी उठ रहे हैं। कर्नल शिवदान जी, सर देखिए, हम तो मानते हैं कि पूरा विश्व एक साथ रहे, और अक्सर हम देखते हैं कि पीएम मोदी इस पर बात भी करते हैं, G20 हो, कभी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो सबको एक साथ रहने की बात जो है वो करते हैं, और ये बहुत बार हमने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए देखा कि उन्होंने ये दिखाया भी। अगर कहीं भूकंप आ रहा है तो वहाँ पर आप यहाँ से अपनी NDRF SDRF की टीम को भेज देते हैं, राहत सामग्री भेज देते हैं, मेडिकल एड भेज देते हैं, लेकिन ये देश तुर्की, मुझे याद है भूकंप आया था और सबसे पहले हेल्प जो है, मदद जो है वो भारत ने पहुंचाई थी, और आज पाकिस्तान में अपना ये वॉरशिप भेज रहा है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अरब देशों के जो मुख्य देश हैं, UAE है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल स्टेट, मतलब पाकिस्तान के साथ कोई सपोर्ट प्रदर्शित नहीं किया इस मामले में। केवल तुर्की ही ऐसा देश है जो पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान को इस कट्टर मुस्लिम कट्टरपंथ के रास्ते पर चलाने के लिए तुर्की सबसे बड़ा जिम्मेदार है। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को सपोर्ट किया है, जिसके बाद आज पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। इसलिए तुर्की का जो शिप आया पाकिस्तान में, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुर्की पाकिस्तान के साथ पहले से ही सपोर्ट कर रहा है और वो करता रहेगा, मगर उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन शिवदान जी, क्योंकि हम यहाँ पर तुर्की का जिक्र कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो दर्शक जो है थोड़ा इतिहास जो है वो नहीं जानते हो तुर्की का, इनका तो खुद का इतिहास कुछ इस तरह से रहा है। जग जाहिर है कि तुर्की का पास्ट किस तरह का रहा है, कितने चर्चेस यहाँ पर तोड़े गए हैं, कैसे इस्लामिज्म यहाँ पर जो है वो इतना वास्ट होता गया, इस्लामिक कंट्री कैसे बनते हुए नजर आए। देखिए, तुर्की एक मुस्लिम कट्टरपंथ में बहुत पहले से घुस चुका है, और वहां पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उसको बहुत प्रताड़ित किया गया था तुर्की में, उनके चर्चों को तोड़ा गया था, उन्हें वहां से फोर्स किया गया था माइग्रेट करने के लिए, और इस प्रकार से तुर्की को बिल्कुल मुस्लिम फंडामेंटलिज्म में धकेला गया। जब मुशर्रफ पाकिस्तान के डिक्टेटर बने थे, उस वक्त भी तुर्की ने उनको टोटल सपोर्ट दिया था कि आप पाकिस्तान में मुस्लिम फंडामेंटलिज्म फैलाइए, हम आपके साथ हैं। इस प्रकार से केवल विश्व में एक तुर्की ऐसा देश है जो खुलकर के इस समय पाकिस्तान के साथ आया, अदरवाइज पाकिस्तान के साथ कोई देश नहीं है। इससे ही उसकी स्टैंडिंग पता लग जाती है कि पाकिस्तान की कितनी सपोर्ट विश्व में विश्व के और देश कर रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की जनता को ज्यादा चिंता सता रही है कि केवल एक तुर्की ऐसा देश है जो उनके साथ है, बाकी विश्व का कोई देश, जबकि भारत के साथ 130 देशों ने अपना सपोर्ट प्रदर्शित कर चुके हैं, और विश्व की महाशक्ति अमेरिका भारत के साथ खड़ी है, फ्रांस भारत के साथ है, यूके ने भारत का सपोर्ट कर दिया है। इसलिए वहां की जनता जो है घबरा रही है, और तुर्की से हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तुर्की हमारे सामने कुछ भी नहीं तो है। क्या कहेंगे शिवदान जी, क्योंकि आप बीच में डिस्कनेक्ट हुए थे, मैं और कर्नल JK सिंह जी चर्चा कर रहे थे SJ शंकर के बयान पर, टीचर्स और पार्टनर्स के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जब उनका कल ये बयान सामने आया कि भारत को इस समय पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर्स नहीं चाहिए। सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है इस समय में, जिस तरह की हम देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, कठिन समय का एक सबसे मुझे लगता है अच्छी बात ये होती है कि पता चल जाता है अपना कौन है और पराया कौन है, और ये हर इंसान पे लागू होता है, हर देश पर लागू होता है, और इस समय में हम देख सकते हैं कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारा दुश्मन है। देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने हमारे साथ सपोर्ट प्रदर्शित की है, वो हमें प्रीच नहीं कर रहा है, इस वक्त हमारे साथ पूरी तरह से साथ खड़ा है।
फ्रांस भी यदि ऐसी बात होती तो न्यूट्रल स्टेटमेंट देकर खड़ा हो जाता अलग, मगर फ्रांस ने भी हमारे साथ ओपनली सपोर्ट किया है। यूके, इंग्लैंड ने भी हमारे साथ ओपनली सपोर्ट किया है। इसलिए हमारे साथ प्रीचर्स कम है और हमारे साथ सपोर्टर्स ज्यादा हैं। ये हम इसलिए कह सकते हैं ओपनली कि इन्होंने ऐसे टाइम पर ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिनसे शो होता है कि वो हमारे साथ हैं। इसलिए हमें हमारा जो मनोबल है इसलिए ज्यादा ऊंचा है कि विश्व के ज्यादातर देशों ने हमें ओपनली सपोर्ट किया है। प्रीचिंग नहीं की है, खाली उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिए हैं, खाली हमें हमारे साथ मदद की बात की है। और अमेरिका के साथ हमारे व्यापारिक संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं, जिससे कि ये शो करता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट है हमारे अंदर, इसलिए वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो इसलिए हमें प्रीचर कम है, हमारे पास सपोर्टर्स ज्यादा है। अच्छा, अमेरिका सर देखिए, रशिया तो हमारा बहुत पुराना एलाय है, बहुत पुराना। मतलब अगर हम पूरा अपना इतिहास रशिया के साथ देखें तो हमारे साथ हमेशा जो है रशिया खड़ा रहा है। और बहुत से, अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूं तो अभी हमने देखा कि पिछले 10 सालों में डिप्लोमेसी में और हमारे जो संबंध है उसमें एक बहुत चेंज आया है। वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो भारत की ओर देख रही हैं और हम अक्सर देखते हैं कि जब वो भारत में आते हैं, ट्रम्प का कितनी बार बयान हम देखते हैं पीएम मोदी के लिए किस तरह का आता है कि इज़ अ ग्रेट लीडर, बहुत सी बातें जो है वो इस तरह की कही जाती हैं। इसराइल की बात करें, इसराइल ने तो यहाँ तक जानकारी मिली कि उन्होंने फ़ोन पर बातचीत भी जो है वो पीएम मोदी के साथ की, जैसे उनको पहलगाम आतंकी हमले के बारे में अगर सर पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में देखें, ना केवल जो ट्विटरबाजी जिसे हम कहते हैं, अगर अदरवाइज भी अगर हम देखें शिवदान जी, तो एक अच्छा सपोर्ट जो है वो भारत को मिला है। अभी पूरा विश्व जो है वो कह रहा है कि देखिए भारत सही है और हम भारत के साथ ही जो है वे खड़े हुए हैं। कर्नल जेके सिंह जी, इस पर आप क्या कहेंगे? ये अगर आप देखें तो न्यूट्रल स्टैंस नहीं लिया गया। पहली बार आप देखें कि पिछले जैसे 10 वर्षों में, 12 वर्षों में जो कार्य हुए हैं उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। हमारे रिश्ते विश्व के अलग अलग देशों से बहुत ही प्रगाढ़ हुए और इसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व की प्रशंसा करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से वो मिलते हैं वो दिखाता है कि वो रिश्ता कितना प्रगाढ़ है। एक तो होता है देश से देश का रिश्ता, एक होता है इकोनॉमी से इकोनॉमी का रिश्ता, एक होता है पर्सनल जो नेतृत्व है उसका उस पर्सनल नेतृत्व से रिश्ता। कई जगहों पर आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय वो खुद एयरपोर्ट पर जाकर के रिसीव करते हैं, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए। कई जगहों पे आपने देखा कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय गए तो उन्हें उसी दिन घर पर भोज के ऊपर में बुलाया गया है नेतृत्व के द्वारा, विदेशी नेतृत्वों के द्वारा। कई उनके परिवार के लोग उन्हें अपना परिवार का अपना सदस्य मानते हुए बातचीत करते हैं। ये जो प्रगाढ़ता है, ये जो एबिलिटी है कि एकदम एक दूसरे के साथ मिल जाना, पानी की तरह एकदम घुल मिल जाना, यही एक विशेष ताकत दे रहा है भारत को। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यह सिर्फ व्यक्तित्व के मिठास के कारण ही नहीं, उनके द्वारा कुछ जो निर्णय इकोनॉमिक तौर पर लिए गए हैं उसके कारण भी है। पूरा विश्व भारत को एक बहुत बड़ा बाजार के रूप में देख रहा है। हर आदमी जानता है कि अगर आने वाले समय में उस देश को आगे बढ़ना है, प्रगतिशील देशों में रहना है, तो उसे भारत में निवेश करना पड़ेगा। और अगर आप देखें तो जो मार्केटिंग भारत की हुई है, ऐसा नहीं है देश बहुत हैं, लेकिन जो मार्केटिंग हुई है भारत को, ये जब बताया गया पहली बार कि ये सबसे यंग कंट्री है, तो इस तरह के स्टैटिस्टिक्स को दुनिया में उछालना, एक पहले बात तो ये कि बहुत अच्छी सोच है, बहुत गहरी सोच है। सर बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप बात करेंगे तो ही बात बनेगी। और मुझे लगता है कि भारतीय और साथ ही भारत के पीएम की इंटेंशन जो है वो अच्छी है। जब आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपको पता है कि प्योर इंटेंशन है, तो आप उस देश में क्यों निवेश नहीं करेंगे। लेकिन सर अभी जो आपको पूरी पिक्चर दिख रही है, मैं अभी दूसरे देशों की बात कर रही हूँ, जो अभी स्थिति बनी हुई है, आपको ब्लैक या व्हाइट या ग्रे पिक्चर दिख रही है? क्योंकि देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ दो देश दिखाते हैं, वैसा होता नहीं है। क्योंकि अभी अमेरिका और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भारत की ओर देख रही हैं। आपने कहा कि सबसे ज़्यादा यंग लोग यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा मेहनती लोग यहाँ पर है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, सबसे अच्छी इंग्लिश अगर हम बोले तो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। तो हमने देखा सर्विस सेक्टर इस वजह से हमारा इंप्रूव हुआ। लेकिन ये बात जो है कुछ देशों को हजम नहीं हो रही है, और आपको पता है मेरा ये इशारा किस ओर है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ।
जो पाकिस्तान के साथ लगा चीन है उसे ये बात हजम नहीं हो रही है। कुछ लोग और कुछ देश और भी हैं जो कि देश पाकिस्तान के साथ धार्मिक तौर पर जुड़े हुए हैं, उन्हें हजम नहीं हो रही है। और प्रत्यक्ष रूप से कोई बोल नहीं रहा है। अगर आप देखें तो अरब देश में सऊदी अरब, यूएई और कतर और कुवैत, ये लोग भारत का साथ दे रहे हैं बिल्कुल। और दूसरी तरफ से नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हर चीज ऐसे समय में फेस वैल्यू पर ही नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर आर्थिक निवेश किसी हवाला चैनल से भी चला जाता है उस देश में जो कंगाली के कगार पे हो, तो वो उस निर्जीव शरीर में प्राण फूंक सकता है। इसलिए बिल्कुल जो मीडिया में आ रहा है या जो ट्विटर पे आ रहा है उस पर ही पूरे तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें सजग रहना चाहिए और हमें तैयार रहना चाहिए और अपने बलबूते पर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना। शिवदान जी, देखिए, नजर हटी, दुर्घटना घटी, ये बात तो मुझे पता है कि अभी जो लगातार बैठकें हो रही हैं, सीसीएस की बैठक के अंदर केवल रक्षा मंत्री शामिल नहीं होते, होम मिनिस्टर शामिल नहीं होते, एस जयशंकर भी उस बैठक के अंदर शामिल होते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो पीयूष गोयल को भी बुला लिया जाता है उस बैठक के अंदर कि कॉमर्स को लेकर क्या कुछ डिसीजन जो है वो लेने हैं। तो यहाँ पर ये एक तरीके से षड्यंत्र कोई ना करे कोई देश, इसके ऊपर भी हर पहलू पर जो है वो देखा जा रहा है। ये पूरी कोशिश भारत की तरफ से की गई कि पूरी ब्रीफिंग, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, एस जयशंकर ने अभी भारत में जो डिप्लोमेट्स हैं उनको ये जानकारी दी है कि देखिए ये स्थिति अभी बनी हुई है। देखिए, भारत अभी इस समय इतना विकसित देश है कि वो किसी चीज से डामाडोल नहीं हो सकता। इसलिए विश्व के हर देश की पूरी स्थिति का एनालाइज करता है भारत, उसके हिसाब से उसके साथ डील करता है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टोटली आर्थिक रूप से बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, तो उसको तो जहां भी कुछ सपोर्ट मिल जाए उसी के साथ जाने की कोशिश करता है, उसे भीख मांगता है। मगर भारत सबको उसकी पोजीशन में रख के ही एनालाइज करता है, क्योंकि भारत को इस वक्त कैपेबिलिटी है कि हर आदमी की, हर देश की को तोल सके कि वो किस स्थिति में है, वो किसके साथ है, क्या सपोर्ट करेगा। और देश भी जानते हैं कि भारत इस वक्त एक दक्षिण एशिया की महाशक्ति है, इसलिए उसके साथ कोई भी हेराफेरी नहीं चलेगी। इसलिए जो भी हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो हर देश के साथ उसी हिसाब से डील कर रहे हैं जिस प्रकार से उन देशों की मंशा होती है हमारे साथ जिस प्रकार की उनकी भावनाएं होती हैं। इसलिए भारत को इस वक्त इतना सक्षम है कि हर देश की स्थिति का प्रॉपर एनालाइज कर सके और उसके साथ अपने टर्म्स पर बातचीत कर सके। भारत अब किसी के साथ डिक्टेट नहीं होता, बात किसी के टर्म से। अमेरिका भी भारत को डिक्टेट नहीं कर सकता। कोई देश विश्व का ऐसा है, क्योंकि हम आर्थिक रूप से भी और सैनिक शक्ति से रूप में भी विकसित हो चुके हैं और किसी से हम भीख का कटोरा लेकर नहीं घूम रहे हैं। इसलिए ये मैं श्योर करना चाहता हूं पूरे देशवासियों को कि भारत। शिवदान जी, देखिए, हमारे सुरक्षा कर्मियों को पता है, इंडियन आर्मी को पता है वो क्या कर रही है, इंडियन नेवी को पता है, इंडियन एयरफोर्स को पता है वो क्या कर रही है, पीएम को पता है, रक्षा मंत्री को पता है, होम मिनिस्टर को, सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, बैठकों में वो क्या बात कर रहे हैं। उस चीज को अगर परे रखे सर, अगर हाल फिलहाल में जो हमने मॉडर्न युद्ध देखे हैं, अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लूँ इजराइल का, क्योंकि इजराइल जो है आतंकियों के साथ लड़ रहा था, इजराइल ने इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है सर, बहुत इंपॉर्टेंस दिया, और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि आपने पहले इंटेलिजेंस इनपुट लिया, इतना सटीक इंटेलिजेंस इनपुट लिया, और फिर उसके बाद आपने कि एयरफोर्स को उनकी कहाँ पर अटैक करना है, कहाँ पर मिसाइल दागनी है, वो तब सही होगा जब उनके पास एग्जैक्ट इंटेलिजेंस इनपुट होगा। ये जो कमांड एंड कंट्रोल है, ये जो आपस में तालमेल है, ये होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है मॉडर्न युद्ध में। और अगर हम इजराइल और हमास में जो पूरी हमने जंग देखी, क्योंकि वो आतंकियों से लड़ रहे थे और स्थिति ऐसी थी कि भाई बंकर्स के अंदर वो छुपे हुए हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर छिपे हुए हैं, रिहायशी इलाकों के अंदर छिपे हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट इंटेलिजेंस इनपुट लिया और आतंकियों को खत्म किया। ना केवल आतंकी जो भाड़े के टट्टू हैं, उन्होंने साथ साथ जो उनको लीड कर रहे थे उन आतंकी नेताओं को भी खत्म किया। देखिए, पूरे विश्व के लिए उदाहरण है इजराइल। चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, मगर इजराइल फिर भी सरवाइव कर रहा है। आपको याद होगा 67 की लड़ाई जब हुई थी इजराइल के साथ अरब देशों की, तो अरब देशों ने यह तय कर लिया था कि अब इजराइल को इसके नक्शे से मिटा देंगे, मगर इजराइल ने उसी युद्ध में विजय प्राप्त की और उनके क्षेत्रों पर कब्जा भी किया। गोलन हाइट्स छीने और ये जो आपका रेगिस्तान है वो छीना अरब देशों से। केवल उसका एक ही कारण है कि पूरा इजराइल संगठित है
पूरे इजराइल की जनता एक दूसरे के साथ है, देश प्रेमी है, और वहां के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है बहुत अच्छा काम कर किया। रही हैं। तो इसीलिए मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि हर देश को अपनी सुरक्षा के प्रति इजराइल की तरह सजग रहना चाहिए कि इतने दुश्मनों से घिरा होने के बाद भी आर्थिक प्रगति भी कर रहा है इजराइल, अपनी सैनिक साजो सामान एक्सपोर्ट भी कर रहा है, अपनी आर्थिक दृष्टि से मजबूत भी है और सैनिक दृष्टि से मजबूत है। इसी तरह से हमें भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको भी हमेशा उतना ही केयरफुल रहना चाहिए जितना इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। और जो पहलगाम में जो हमला हुआ है, इसमें एक प्रकार से हमारी इंटेलिजेंस को भी फेल्योर में मान सकता हूं, क्योंकि इतना बड़ा आतंकी हमला किया उन्होंने और हमारी इंटेलिजेंस को पहले पता नहीं था, और हमारी जो सैनिक जो सहायता है उसको भी पहुंचने में 1 घंटा लगा। इसलिए मैं कहूंगा कि इजराइल से उदाहरण लेते हुए हमें अपने देश की सैनिक जो शक्ति है उसको तभी मजबूती मिलेगी जब हमें इंटेलिजेंस इनपुट टाइम से मिलेंगे, अदरवाइज हम एक्शन हो जाएगा उसके और बाद सर पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इंटेलिजेंस इनपुट को इग्नोर भी नहीं करना। बिल्कुल, इजराइल में देखिए मसाद जो है उसने हमेशा इजराइल को इस स्थिति में रखा है कि वो विश्व में एक विजेता के रूप में उभरा है। कभी भी इजराइल हारा नहीं है, चाहे 67 की वार हो, चाहे 73 की वार हो, चाहे अभी भी अरब जो हमला हुआ है चारों तरफ से, हमास ने भी किया है, दूसरे उसने एक आतंकी संगठन दूसरे ने भी किया है, ईरान ने भी उसमें मिसाइल दागी, मगर इजराइल हिला नहीं है अपनी स्थिति से। इजराइल अभी भी मजबूत है, केवल इसलिए कि पूरा इजराइल एक साथ है, अपने देश के साथ है, वहां की सैनिक शक्ति बहुत स्ट्रांग है और वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी फुल प्रूफ सिस्टम है। कर्नल जेके सिंह जी, देखिए यहाँ पर डिसीजन तो लेना है। अब ये भी कह दिया रक्षा मंत्री ने कि जी जो आवाम चाहती है, जो देश चाहता है, वैसा डिसीजन लिया जाएगा, वैसा बदला भी लिया जाएगा। लेकिन सर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सर ये आ जाती है कि फैसला तो लेना है लेकिन हार्ड डिसीजन के साथ साथ स्मार्ट डिसीजन भी लेना है। हम लोगों को पूरा भरोसा है नेतृत्व पर। हमने देखा है, पहले भी देखा है, उरी के समय भी देखा है, म्यांमार में जो स्ट्राइक हुआ उस समय भी देखा है, पुलवामा भी देखा है और बालाकोट भी देखा है। मैं बालाकोट 25 फरवरी 2019 को था, उस रात को बालाकोट स्ट्राइक हुआ था और 25 फरवरी 2019 को इनॉग्रेशन ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर मौजूद थे शाम के 5 बजे। मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी मैं भी मौजूद था उसी मंच पे। ठीक है। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो हमारी तरफ आए और मुझसे हाथ मिलाया उन्होंने और पसंद किया। और उसके बाद उस समय जब मैंने उनसे हाथ मिलाया शाम के 5:35 पर मंच पर, उनके चेहरे पे कोई आक्रामकता नहीं थी, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि उस रात को बालाकोट हो जाएगा। और इस चीज को मैं पसंद करता हूं। और ठीक इनॉग्रेशन होते ही वो वॉर रूम में गए और उसके बाद उस रात को जो हुआ वो इतिहास हुआ। मेरा ये मानना है कि हम सब नेतृत्व पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि हमने देखा है, उन्होंने ये बार बार साबित किया है कि भारत का नेतृत्व अब रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। और ये एक नया भारत है, ये 1947-1965 का भारत नहीं है, अब ये न्यू इंडिया है, नया भारत है। सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है, एयर स्ट्राइक भी करता है, प्रतिरक्षा नहीं करता है, प्रहार करता है। तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि कड़े कदम और बड़े कदम लिए जाएंगे। और ऐसे में इस बार जो होगा उसका परिणाम और भी गंभीर होगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब आप एक छोटा सा स्ट्राइक करते हैं, बेशक वो प्यूनिटिव होता है, दूसरे को पनिशमेंट मिलती है, सजा मिलती है, लेकिन वो सजा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि दोबारा उसके दिमाग में ये खुराफात नहीं आए कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा करके देखें। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में हमें एकजुट होना चाहिए, एक स्वर, एक बोल, एक आत्मा, एक कदम। सर आखिरी एक सवाल सर मैं आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि हम क्लोजिंग की ओर जा रहे हैं। सर अभी पाकिस्तान पर क्या कहेंगे? उनका तो हलक सूख रहा है, पानी तो है नहीं, अब बंद कर दिया हमने, अब नेता जो है वो स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। पहले तो बहुत बड़े बड़े बयान दे दिया, पता है पल्ले तो कुछ है नहीं, अब करें कैसे, जंग कैसे लड़े? अब अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि
उनके देश में टैंक बिना ईंधन का है, बंदूक बिना गोली का है, एटीएम में पैसे नहीं है, थाली में दाना नहीं है, ग्लास में पानी नहीं है। सर तो उनके कंचों लिए- से खेलेंगे क्या युद्ध? हाँ, उनके लिए ये युद्ध सपना नहीं मजाक है, और यही वास्तविकता पाक है। बिल्कुल। और अब देखिए कर्नल जेके सिंह जी, अभी पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान की वहाँ की आवाम को भी समझने की बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन नेताओं को ये सपोर्ट कर रहे हैं उन नेताओं को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो चले जाएंगे। अभी पीटीआई वाले नेता का बयान सुना रहे थे कल, हम कह रहे मैं तो इंग्लैंड चले जाऊँगा युद्ध अगर हो जाएगा तो ये वहाँ की आवाम को भी समझना चाहिए भाई ये किसी के सगे नहीं है।